शुरुआती ना के बाद ट्विटर दुनिया के सबसे अमीर शख्स और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ट्विटर इंक के नए मालिक हैं। बता दें कि कंपनी बोर्ड ने मस्क के $54.20 प्रति शेयर की पेशकश को आखिरकार मंजूर कर लिया है, यानी कि 43 बिलियन अमेरिकी डॉलर नकद, यानी करीब 3200 अरब रुपए में ये डील डन कर दी गई है। रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान और इससे पहले भी दुनिया के कई देश अपने रक्षा खर्च पर अरबों और खरबों रुपए निवेश करते हैं। विश्व के मौजूदा हालातों ने दुनिया के कई देशों की चिंता को बढ़ाया है। इसके बाद आने वाले वर्षों में रक्षा पर होने वाला खर्च बढ़ने की पूरी संभावना है। रूसी सेना ने सोमवार को यूक्रेन के 5 रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया। इन हमलों में दर्जनों लोगों के मारे जाने की आशंका है। जिन रेलवे स्टेशनों को निशाना बनाया गया वो मध्य और पश्चिमी यूक्रेन के हैं। इस बीच रूस के सीमावर्ती ब्रियांस्क इलाके में तेल भंडार में आग लगने की भी खबर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में बताया गया है कि सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। चीन दूसरे और भारत तीसरे नंबर पर है। गौरतलब है कि चीन का सैन्य खर्च भारत के मुकाबले लगभग 4 गुना है। 2021 में सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाले 5 देश अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन और रूस रहे। अंतरिक्ष यात्रियों का पहला पूर्ण निजी दल 2 सप्ताह के मिशन के बाद यात्रा पूरी कर अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से वापस लौट आया। ये दल सोमवार को फ्लोरिडा तट के पास उतरा। ह्यूस्टन की स्टार्टअप कंपनी एक्सियोम स्पेस इंक का प्रतिनिधित्व करने वाला 4 सदस्यीय दल स्पेसएक्स के फैल्कॉन 9 रॉकेट से 16 घंटों की यात्रा के बाद वापस लौटा। अमेरिका ने कहा है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में उसका दूतावास जल्द ही फिर से काम करने लगेगा। वहां के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वरिष्ठ राजनयिक ब्रिगेड ब्रिंक को नया राजदूत नियुक्त किया है। अमेरिका ने क्षेत्र के लिए 71.3 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता का भी ऐलान किया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की स्वदेश वापसी की राह आसान हो गई है। पाकिस्तान सरकार ने PMLN नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को नया पासपोर्ट जारी किया। इससे वो पाकिस्तान की यात्रा कर सकेंगे। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ के खिलाफ पूर्व PM इमरान सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के कई मामले शुरू किए गए थे। सत्ता से आउट हो चुके इमरान खान ने सियासी पिच पर विरोधियों को शिकस्त देने में जुट गए हैं। उनके रुख से स्पष्ट हो गया है कि वो आने वाले दिनों में शांत नहीं बैठने वाले। इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मुख्य चुनाव आयुक्त सिकंदर सुल्तान राजा के आचरण के खिलाफ 26 अप्रैल को पाकिस्तान के चुनाव आयोग के कार्यालय के बाहर देशव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर के मौके पर कैदियों की सजा में 2 महीने की छूट दी। हालांकि ये माफी जमात उद दावा के सरगना हाफिज सईद समेत आतंकवाद से जुड़े मामलों में जेल गए लोगों के लिए नहीं होगी। पाकिस्तान में भारतीय छात्रों की उच्च शिक्षा को लेकर UGC और भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने बीते दिनों एक नई एडवाइजरी जारी की। भारत के इस फैसले से पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। इस पर विदेश कार्यालय ने UGC और AICTE द्वारा भारतीय छात्रों को पाकिस्तान में पढ़ाई न करने के लिए एक संयुक्त सलाह की निंदा की है। PTI के अध्यक्ष और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने ऑनलाइन समर्थकों को विदेशी साजिश के नैरेटिव को सभी के सामने लाने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि सत्तारूढ़ पार्टी और देश की सेना ने इमरान खान की विदेशी साजिश की बात को सिरे से खारिज कर दिया है। चीनी नौसेना लगातार दिन ब दिन मजबूत होती जा रही है। देश अपनी नौसेना में हर साल नए और अत्याधुनिक जहाज शामिल कर रहा है। अब आलम यह है कि चीनी नौसेना दुनिया की सबसे आधुनिक और सक्षम नौसेनाओं में से एक बन गई है। एक बार फिर से चीन ने अपनी नौसेना को बढ़ाते हुए 19 अप्रैल को इसका नया उदाहरण पेश किया है। चीन की जीरो कोविड नीति फेल होती दिखाई दे रही है। जैसे जैसे चीन के ज्यादातर शहरों में कोरोना का प्रकोप फैल रहा है, वैसे ही नीति पर अब सवाल उठने लगे हैं। मार्च महीने के बाद से कई जगहों पर महामारी के उभरने और फिर से फैलने के साथ कोरोना मामलों की संख्या 5 लाख से ज्यादा हो गई है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने रविवार को प्रधानमंत्री आवास को घेर लिया। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के 16 दिन हो गए हैं। इंटर्न यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स फेडरेशन के हजारों छात्रों को बिजेरमा मवाता में प्रधानमंत्री के आवास के बाहर नारेबाजी करते हुए देखा गया।
चीन में कोरोना संक्रमण की वजह से हड़कंप मच चुका है। तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चीन की सरकार ने बीजिंग के नागरिकों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। बता दें कि कोविड-19 के मामले स्कूलों में भी सामने आने लगे और इसके बाद अधिकारियों ने इस हफ्ते के लिए स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए हैं। यूक्रेन में जारी लड़ाई के थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी मुल्क यूक्रेन को लगातार सैन्य मदद भेज रहे हैं। अब रूस ने अमेरिका से यूक्रेन को सैन्य मदद न भेजने की चेतावनी दी। मॉस्को के राजदूत एंटोनोव ने कहा कि हम अमेरिका से यूक्रेन को हथियारों की खेप नहीं भेजने की मांग कर रहे हैं और ऐसा करना अस्वीकार्य है। अमेरिका में नेब्रास्का के जंगलों में भीषण आग लगी है। तेज हवाओं के कारण तेजी से फैलती आग में जलकर एक सेवानिवृत्त फायर चीफ की मौत हो गई, जबकि अग्निशमन दल में कम से कम 15 कर्मचारी बुरी तरह से झुलस गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों 20 सालों में दूसरे कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले फ्रांस के पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमैनुएल मैक्रों को फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुने जाने पर बधाई दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैं भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखने के लिए उत्सुक हूं। यूक्रेन और रूस के युद्ध को 2 महीने पूरे हो गए हैं। फिलहाल इसके खत्म होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है और इस संबंध में रूस ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के फर्स्ट डिप्टी एनवाय राजदूत ने साफ कर दिया कि रूस का इस वक्त यूक्रेन से सीज फायर नहीं करने वाला है। यूक्रेन पर लगातार हमलों के बीच रूस अपने हथियारों के जखीरों को और तेजी से बढ़ा रहा है। रूस ने S-500 मिसाइल के उत्पादन को तेज कर दिया और इस मामले की जानकारी देते हुए रूसी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी अल्मास एंटे के प्रमुख नोविकोव ने कहा कि नवीनतम विमान भेदी मिसाइलें रक्षा प्रणाली S-500 का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। मदरसों के जरिए पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है तो वहां करीब 40,000 मदरसे हर साल बड़ी संख्या में आतंकी पैदा कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान की कश्मीर नीति भी अब सेना के ही नियंत्रण में है और यही वजह है कि पाकिस्तान में कोई विशेषज्ञ आतंकवाद खत्म करने पर बात नहीं कर रहा। अमेरिका ने कहा कि यूक्रेन में रूस के आगे बढ़ने की रफ्तार धीमी हुई है। अमेरिकी राजनयिकों ने कहा कि यूक्रेन युद्ध में रूस नाकाम रहा। उधर रिपोर्ट के अनुसार रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने असली खतरे यानी कि तीसरे विश्व युद्ध की चेतावनी दी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर जारी झड़पों के बीच तालिबान ने पाक को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। अफगानिस्तान के कार्यकारी रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब ने काबुल में एक कार्यक्रम के दौरान पाक को चेताया कि तालिबान प्रशासन पड़ोसी देशों के हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। फ्रांस में इमैनुएल मैक्रों के लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति पद पर जीतने के बाद पेरिस में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दंगारोधी टीम ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाईं और आंसू गैस के गोले दागे। सोशल मीडिया पर मौजूद एक फुटेज से ये वाकया सामने आया है। चीन के चाओयांग में 35 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच शुरू कर दी गई है, जबकि चीन की व्यापारिक राजधानी शंघाई में एक दिन में रिकॉर्ड 51 मौतों की सूचना मिली। यहां लगातार चौथे सप्ताह संक्रमण में बहुत कमी नहीं आई। चारधाम यात्रा की तैयारियों और निर्माण कार्यों का जायजा लेने के लिए केदारनाथ रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएम के नेतृत्व में वो लगातार 3 चरणों का काम चल रहा है। चारधाम यात्रा के लिए तैयारी हम पूरी कर रहे हैं और हमारा अनुमान है कि इस बार की यात्रा ऐतिहासिक होने वाली है। देश के कई राज्यों में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। गुजरात, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में तापमान 40 डिग्री से अधिक बना है। गुजरात, बिहार, झारखंड, राजस्थान समेत कई राज्यों में लू की स्थिति बरकरार रह सकती है। विधानसभा चुनाव से 1.5 साल पहले कांग्रेस के आंतरिक सर्वे में विधायकों के कमजोर प्रदर्शन ने सत्ता और संगठन की चिंता को बढ़ा दिया है। पार्टी ने विधायकों के प्रदर्शन, क्षेत्र में सक्रियता, कार्यकर्ताओं से मुलाकात, सत्ता और संगठन से तालमेल सहित अन्य कई मुद्दों को लेकर सर्वे कराया है। पार्टी के उच्च पदस्थ सूत्रों की माने तो इसमें 70 से 34 विधायकों के प्रदर्शन को चिंताजनक पाया गया।
कर्नाटक के यादगीर जिले में हिजाब उतारने से मना करने वाली 6 छात्राएं सोमवार को 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए बगैर घर लौट गई। ये घटना सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में हुई, जहां छात्राओं ने अधिकारियों से हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग की है। हिजाब के बाद कर्नाटक में एक नया विवाद पैदा हो गया है। बेंगलुरु के एक स्कूल में अभिभावकों से साल पर सहमति ली है। इस बात पर सहमति ली है कि वो अपने बच्चों के कक्षा में बाइबल लाने पर कोई आपत्ति व्यक्त नहीं करेंगे। हिंदू जनजागृति समिति प्रवक्ता गौड़ा ने क्लेरेंस हाई स्कूल के प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। शैक्षणिक सत्र 2022-23 शुरू होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को लेकर छात्रों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। वजह इस कोर्स को सिर्फ देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों से शुरू करने का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। अब ऐसे में इसे शुरू करने में कुछ देरी हो सकती है। यूक्रेन पर रूस के हमले को दुनिया के भविष्य को परिभाषित करने वाली घटना के तौर पर चिन्हित करते हुए यूरोपीय आयोग की प्रेसिडेंट उर्सुला लेयन ने भारत को भी आगाह किया कि इस तरह की घटना हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोहराई जा सकती है। भारत ने एक नया कीर्तिमान रचा है। 23 अप्रैल को भारत की भूमि पर एक ऐसा इतिहास बना जिसने देश के गौरव को और भी बढ़ा दिया। इस दिन एक राष्ट्रीय ध्वज की अधिकतम संख्या लहराकर भारत ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। इस ऐतिहासिक पल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा बने। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने का मुद्दा भले ही महाराष्ट्र से शुरू हुआ हो, लेकिन राज्य सरकार ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का काम केंद्र सरकार पर छोड़ दिया है। कुछ दिनों पहले मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने घोषणा की थी कि यदि मस्जिदों से 3 मई तक लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो पार्टी मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। कृषि कानूनों का विरोध करने वाले पंजाब के किसानों को चालू रबी मार्केटिंग सीजन में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने का खामियाजा उठाना पड़ रहा है। दूसरे राज्यों के गेहूं किसानों को खुले बाजार में अधिक मूल्य मिल रहा है। पंजाब में अधिक मंडी शुल्क होने से निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान यहां गेहूं खरीद में हिस्सा नहीं ले रहे। गेहूं की फसल पर इस बार मौसम के पड़े प्रभाव का भूसे के उत्पादन पर असर पड़ा है, जिसमें यूपी, एमपी, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में इसकी मांग की तुलना में कमी हो गई है। अब ऐसी स्थिति में पंजाब और हरियाणा ने जहां भूसे के यूपी सहित अन्य प्रदेशों में बेचे जाने पर रोक लगा दी, तो वहीं यूपी और एमपी ने राजस्थान में सप्लाई रोक दी है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता एक ऐसी तकनीक विकसित कर रहे हैं जिससे कार्बन मुक्त ईंधन निर्मित किया जा सकेगा। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होने के साथ ही यह हरित पर्यावरण की दिशा में भी अपना योगदान देगा। अधिकारियों ने बताया है कि ग्रीन प्रोसेस कॉन्सेप्ट के दृष्टिकोण से हरित ईंधन के लिए शोधकर्ता होलसेल बायो कैटालिसिस पर काम कर रहे हैं। देश के बिजली घरों में कोयले की कथित किल्लत की रिपोर्ट के बीच भारतीय रेलवे ने कहा कि उनकी ओर से बिजली संयंत्रों में कोयले के परिवहन के लिए अतिरिक्त रैक तैनात किए गए हैं। बिजली संयंत्रों में कोयले की तेजी से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए रेलवे अपने नेटवर्क के माध्यम से कोयले के परिवहन में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों की शुरुआत की है। पिछले दिनों में मुफ्त उपहारों की योजना को लेकर हर स्तर पर सवाल खड़े होते रहे हैं। केवल राजनीतिक लाभ के लिए ऐसी घोषणाओं को लेकर कोर्ट ने तीखे सवाल किए, तो वहीं एक बहस भी छिड़ गई है कि योजनाएं और कानून बनाने से पहले व्यापक जन बहस और उसके वित्तीय परिणाम पर भी चर्चा जरूरी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के लिए 16 यूट्यूब समाचार चैनलों को ब्लॉक किया। इसमें 10 भारतीय और 6 पाकिस्तानी हैं। ये यूट्यूब चैनल भारत में दहशत पैदा करने, सांप्रदायिक विद्वेष भड़काने और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए झूठी जानकारी फैला रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ रही अवैध कॉलोनियों को शहरी विकास के लिए समस्या करार देते हुए कहा कि अवैध बसावटों की रोकथाम के लिए राज्य सरकारों को व्यापक कार्ययोजना बनानी होगी। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सभी शहरों में कुकुरमुत्तों की तरह पनप रही अवैध कॉलोनियों से शहरी विकास में मुश्किलें पेश आती हैं। राज्य सरकार को इस मसले पर कदम उठाने होंगे। बड़वाह में सांसद गजेंद्र पटेल ने महेश्वर विधानसभा के 28 ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। सांसद ने समस्त पंचायतों के सचिव और अधिकारियों से चर्चा की। सांसद ने कहा कि संबंधित विभाग के अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करें, जनता परेशान नहीं होनी चाहिए। बंडा के वार्ड क्रमांक 7 के वार्डवासियों ने नगर परिषद और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में अधूरे पड़े रोड और नाली के निर्माण कार्य को पूरा कराने के साथ साफ सफाई कराने की मांग की गई है।
दतिया में सोमवार को राजगढ़ चौराहे से भैरव मंदिर तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की गई। हालांकि इस मामूली विरोध के बीच कई लोगों ने खुद से दुकानें खाली कर दी। इस क्षेत्र में लगभग 30 दुकानें अवैध थी, जिन्हें नगर पालिका ने पहले ही नोटिस जारी किया था। इसके बाद अतिक्रमण के खिलाफ मुहिम शुरू की गई। ग्वालियर आरपीएफ ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरपीएफ ने आरोपियों के पास से 76 किलो 460 ग्राम चांदी बरामद की है। आगे की कार्रवाई के लिए आरपीएफ ने दोनों आरोपियों को जीएसटी विभाग को सौंप दिया है। नौगांव में 3 करोड़ की लागत से बनी मंडी का शुभारंभ हुआ। इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष अभिनेंद्र पटेरिया, बीजेपी युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष गजेंद्र सोनाकिया और लल सुल्लेरे ने मंडी का जायजा लिया। किसानों ने मंडी के शुभारंभ पर अपनी खुशी जाहिर कर सरकार का धन्यवाद दिया है। अमरकंटक में अखिल राजगोंड महासभा राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राजगोंड समाज के लोग शामिल हुए। महिलाओं ने कलश यात्रा निकालकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, जिसमें युवक युवतियों ने लोक नृत्य की प्रस्तुति दी है। विदिशा गोलीकांड में घायल हुए हिमांशु रघुवंशी ने कलेक्ट्रेट में ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में हिमांशु रघुवंशी ने मेहरबान सिंह मालवीय पर डराने धमकाने और परिवार की महिलाओं पर झूठी शिकायत करने का आरोप लगाया है। हिमांशु ने प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हाथरस जंक्शन थाने के पास वाणिज्य कर विभाग की गाड़ी ने श्रद्धालुओं की गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे में 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हैं, जबकि 5 लोगों को चोट आई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वाणिज्य कर विभाग की गाड़ी का ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था, जिस कारण से हादसा हुआ। और उन्नाव में अपर मुख्य सचिव के आदेश के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। अवैध वसूली को लेकर सदर कोतवाली के प्रभारी ने भारी पुलिस बल के साथ टेम्पो स्टैंड पर अनाउंस किया। इस दौरान पुलिस ने जनता से वसूली देने से मना किया और वसूली करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी है।